रमाकांत ने कार को होटल की पार्किंग में खड़ा किया। दोनों कार से निकलकर होटल की तरफ बढ़े। लॉबी के ग्लास डोर पर दरबान के साथ एक हवलदार खड़ा था। उसकी उन पर निगाह पड़ी तो वो तत्काल भीतर को भागा। वो ग्लास डोर पर पहुंचे तो उनका सामना सब इंस्पेक्टर बंसल से हुआ। उसने खा जाने वाली निगाहों से सुनील को देखा। क्या हुआ? सुनील सहज भाव से बोला। ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम्हारी खैर नहीं। वो तो खैर नहीं, लेकिन अब क्या हुआ? जानबूझकर फोन बंद कर दिया? जानबूझकर? खामखा? मैंने बोला तो था आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा रिंग करो। दोबारा रिंग किया तो फोन स्विच ऑफ था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अरे जरूरी बात थी। जब नहीं हुई थी तो तुम भी तो मुझे रिंग कर सकते थे। कहाँ? उस नंबर पर जो तुम्हारी स्क्रीन पर आया था। मैंने कई बार किया था, हर बार लाइन बिजी मिली थी। झूठ। अरे जब तुम मुझे वापस रिंग कर रहे थे तो मुझे लाइन बिजी तो मिलती। ब्रेक देते ताकि मेरी कॉल लग पाती, लेकिन तुमने वो फोन ऑफ कर दिया था। नहीं किया था। जब साफ अनाउंसमेंट हो रही थी कि द नंबर यू आर डायलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ, तो तुमने कोई और नंबर पंच कर दिया होगा। खामखा। अब आफत क्या आ गई? हाजिर तो हो गया मैं साहब की हाजिरी भरने के लिए। इसीलिए यहाँ आए हो? और किस लिए आए हूँ? और मेरा यहाँ क्या काम है? तुम्हें क्या पता था इंस्पेक्टर साहब यहाँ हैं? पता था। मालूम किया था। हेडक्वार्टर फोन किया था तो बोला गया था कि इंस्पेक्टर साहब तफ्तीश के लिए होटल स्टारलाइट गए थे। अच्छा, हो गई तफ्तीश? तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? साहब के पास। और कहाँ? कहाँ है साहब? मैनेजर के कमरे में। चलो। तुम चलो। मैं 1 मिनट में अपने फ्रेंड से बात करके आता हूँ। मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। तो सिर पर तो ना खड़े हो। वो ना हिला तो सुनील ने रमाकांत की बात थामी और उसे लॉबी में थोड़ा परे ले गया। तभी एक खंबे की ओट में उसे शैलेंद्र सिंह परमार बैठा खामोशी से सिगरेट के कश लगाता दिखाई दिया। मैं अभी आया, वो रमाकांत से बोला और लंबे डग भरता परमार के पास पहुंचा। हेलो, वो मीठे स्वर में बोला। परमार ने सिर उठाया। मुझे पहचाना परमार साहब? हाँ भाई, परसों रात खैरगढ़ में आपके दौलत खाने पर आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ, सुनील। ब्लास्ट। वही। आप यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के पास आया था, हेडक्वार्टर पहुंचा तो मालूम हुआ वो यहाँ है। अभी यहाँ पहुंचा तो पता लगा ऊपर 8वीं मंजिल पर रूम नंबर 807 में था। थोड़ी देर पहले ही नीचे आया तो मैनेजर के कमरे में घुस गया। अब बैठा इंतजार कर रहा हूँ उसके फारिग होने का। काम क्या है? वो लाश की सुपुर्दगी। क्या? नहीं हुई अभी? उसने इंकार में सिर हिलाया। पोस्टमार्टम तो कल सुबह ही हो गया था। हाँ, लेकिन लाश की सुपुर्दगी के लिए मुझे आज आने को बोला गया था। आई सी। तुम यहाँ कैसे? मैं भी उसी इंस्पेक्टर की हाजिरी भरने आया हूँ। चलता हूँ। उसने सहमति में सिर हिलाया। सुनील वापस रमाकांत के पास पहुंचा। वो दोनों अभी यहाँ पहुंची जान नहीं नहीं जान पड़ती, वो दबे स्वर में बोला, क्योंकि लिफ्ट ऑपरेटर कोई और दिखाई दे रही है। वैसे भी अभी 1 बजने में टाइम है। तो तुम यहीं ठहरो और उन पर निगाह रखो। उनके आते ही तुम उन्हें लेकर मैनेजर के कमरे में पहुंचना। किस काम के लिए? जिस काम के लिए अपराजिता पाहवा यहाँ आ रही है, उसका इंस्पेक्टर प्रभु दयाल के सामने बयान करवाने के लिए। हनी किस लिए? शायद उसकी भी कोई जरूरत पड़े। अभी उसकी ड्यूटी शुरू होने में टाइम है। वो बीच का वो टाइम वेस्ट करना अफोर्ड कर सकती है, लेकिन बाकी बातें बाद में। सुनील लंबे डग भरता वापस बंसल के पास पहुंचा और फिर उसके साथ हो लिया। मैनेजर का कमरा रिसेप्शन के बाजू में था। वहां मैनेजर की टेबल के पीछे उसकी एग्जीक्यूटिव चेयर पर इंस्पेक्टर प्रभु दयाल कब्जा जमाए बैठा था।
उसके सामने एक विजिटर चेयर पर शिखर आहूजा बैठा था, जो सुनील पर निगाह पड़ते ही व्याकुल दिखाई देने लगा और परे देखने लगा। आओ, प्रभुदयाल संजीदगी से बोला। सही वक्त पर आए हो। सुनील ने खामोशी से उसका अभिवादन किया। बैठो। शुक्रिया। इसे जानते हो? हाँ, इसका नाम शिखर आहूजा है, एक लोकल पीडी का ऑपरेटर है। जिसे तुमने एंगेज किया हुआ था? मैंने नहीं, तुम्हारे दोस्त ने, रमाकांत ने, तुम्हारे काम के लिए। यहाँ रूम 807 से चेकआउट होने के बाद से तुम्हारी हिदायत पर ये उस पर काबिज था। मेरी हिदायत पर नहीं। कल इससे मिलने के लिए तुम यहाँ पहुंचे थे? हाँ। खामखा पहुंचे थे? जब ये डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तुम्हारे लिए काम कर रहा था। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं, सुनो, गौर से सुनो, दोनों कान खोल के सुनो। सुनील खामोश रहा। तो प्रभुदयाल शिखर आहूजा की तरफ घूमा। कल तुमने यहाँ इस होटल में चेक इन किया था? हाँ, वो दबे स्वर में बोला। कब? कल की वारदात के बाद जैसी मुझे हिदायत थी उसके मुताबिक मैंने यहाँ आकर 8वीं मंजिल का रूम नंबर 807 लिया था। वही कमरा क्यों? क्योंकि ऐसी ही हिदायत थी। उसी कमरे की बाबत हिदायत क्यों थी? मुझे नहीं मालूम। मुझे इस बाबत कुछ नहीं बताया गया था। मुझे सिर्फ इतना बोला गया था कि परसों शाम 6 बजे और 8 बजे के बीच जिस कमरे से चेकआउट हुआ था वो जाकर मुझे बुक करना था। परसों यहाँ एक कत्ल हुआ था, तुम्हें उसकी खबर है? है। क्या खबर है? कल यहाँ 808 कमरे में एक कत्ल यहाँ के 808 कत्ल यहाँ के 808 नंबर कमरे में हुआ था, एक नौजवान लड़की का। कैसे खबर है? टीवी न्यूज में देखा था, बाद में अखबार भी पढ़ा था। तुम्हें मालूम है कि वो कमरा और तुम्हारे वाला कमरा 8वीं मंजिल पर एक दूसरे के आमने सामने है? जी हाँ। तुमने अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी के तहत आठ तुम अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी के तहत 807 में स्थापित थे? जी हाँ। फिर? फिर कल सुबह मुझे फोन पर खबर दी गई थी कि ये, उसने सुनील की तरफ निगाह से इशारा किया, वहां पहुंचने वाले थे। मैं इन पर निगाह रखूं। दोपहर बाद ये पहुंचे थे। इन्होंने सवाल किया था कि क्या मैंने कमरे की तलाशी ली थी। मैंने जवाब दिया था कि मैंने कमरे का हर कोना खुदरा टटोला था, लेकिन वहां से कोई जिक्र के काबिल चीज बरामद नहीं हुई थी। ये मेरी तलाशी से संतुष्ट नहीं दिखाई दिए थे, इसलिए इन्होंने खुद तलाशी ली थी, जिसमें एक मैट्रेस में गोली से बना एक छेद दिखाई दिया। छेद को एक कोट का हैंगर सीधा करके उसे उसको टटोला गया था, तो उसमें से एक गोली बरामद हुई थी। किसने बरामद की थी? इन्होंने। हवाले किसके हुई थी? मेरे। क्यों? इन्होंने ऐसा कहा था कि गोली मैं अपने पास रखूं और वक्त आने पर उसे पुलिस को सौंपूं। वक्त कब आता? 24 घंटे के भीतर। फौरन क्यों नहीं? उसने उत्तर न दिया। फौरन क्यों नहीं? जवाब दो। इन्होंने कहा था कि गोली या उसके बरामदगी की जगह की शक इन्होंने कहा था कि गोली या उसकी बरामदगी की जगह की शक्ल से नहीं जाना जा सकता था कि वो कब कब बरामद हुई थी। इसलिए मैं कुछ अरसा उस बाबत खामोश रहूं और ये कि बरामदगी की खबर पुलिस को ये कर देंगे। फिर आज सुबह मुझे पता लगा कि ऐसी कोई खबर इन्होंने नहीं की, इसलिए वो खबर मैंने कर दी। और अब गोली पुलिस को सौंपी? जी हाँ। खास तौर से किसे? पुलिस के बैलिस्टिक एक्सपर्ट को, जिसका नाम मुझे अग्निहोत्री बताया गया था। कब? आधा घंटा पहले। प्रभुदयाल सुनील की तरफ आकर्षित हुआ। कितनी ही देर वो अपलक उसे घूरता रहा। अब बोलो। सुनील को विचलित होता न पाकर वो बोला। क्या बोलूं? गोली की खबर फौरन क्यों न की? मैं भूल गया था। मसरूफियत की वजह से ध्यान में नहीं रहा कि कई कामों में एक ये काम भी था जो मैंने करना था। इसे क्यों रोका? नहीं रोका।
सिर्फ इतना ही कहा कि ये कोई अहम बात नहीं थी, इसलिए वॉर फुटिंग पर इस पर एक्शन लेना जरूरी नहीं था। अभी ये खुद इस बात की तस्दीक करेगा कि आखिरकार मेरे ही कहने पर इसने आप लोगों को इस बाबत फोन किया था। ये क्यों कहा कि ये कहे कि गोली आज बरामद हुई? नहीं कहा। ये कहा कि पुलिस को फोन करे तो बोले गोली तभी बरामद हुई। इस अंडरस्टैंडिंग के तहत कहा कि बरामदगी के बाद ये पुलिस को फोन करता। लेकिन जब इसने तुम्हारा कहा मानकर इतना हुक्म बरदार ये कहाँ है, होता तो अभी भी चुप ना बैठा होता। इसने अपना फर्ज निभाया। एक बुजदिल, कमजोर, हौसले से कोरे शख्स ने अपनी खाल बचाई, साबित करके दिखाया कि जिस धंधे में है उसके काबिल नहीं है। आहूजा ने तमक कर सिर उठाया। मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे दिखाई दे रहा है मेरे लाल कि तू कैसा है। तुम इधर मेरी तरफ देखो, प्रभुदयाल कर्कश स्वर में बोला। यस सर। अहम बात क्यों नहीं है? क्यों है? क्या है इसकी अहमियत? सवाल के बदले सवाल मत करो। जब सवाल का जवाब सवाल हो तो सवाल ना करूं तो और क्या करूं? क्या अहमियत है मैट्रेस में चली गोली की? चलाने वाले पर मैट्रेस के कत्ल का केस दर्ज करेंगे? बहस मत करो। तुम्हें मैट्रेस में गोली चली की खबर थी? नहीं थी। तो चादरें, कंबल, तकिए हटाकर मैट्रेस को उलटकर उसका मुआयना करना क्यों कर सूझा? खास ये काम करना ना सूझा, सारे कमरे को टटोलना सूझा, इसलिए ये काम भी सूझा। कमरे को टटोलना क्यों सूझा? सूझा किसी वजह से। इसमें कुछ गैर कानूनी है तो बताइए क्या है? हर काम की कोई वजह होती है। इसकी भी है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। बोलो क्या वजह है? मैं पागल हूँ? मेरा दिमाग खराब है? जहां कुछ ना हो वहां कुछ तलाश करना मेरा शगल है। शट अप। सुनील खामोश हो गया। मस्खरी भारी पड़ेगी। उसने जवाब न दिया। प्रभुदयाल कुछ क्षण उसे घूरता रहा, फिर वापस शिखर आहूजा की तरफ आकर्षित हुआ। तुम बोलो, इसे कैसे मालूम था कि मैट्रेस में छेद था? मुझे नहीं मालूम, आहूजा बोला। ये लेकिन ये तो मालूम है कि इसे मालूम था। जी नहीं। ये संभावना तो जाहिर की कि मैट्रेस में कुछ हो सकता था, तभी तो बिस्तर उल्टा। जी हाँ। जिस मैट्रेस में छेद था वो इसने सिंगल आउट की। उसमें छेद इसने तलाश किया। हाँ। सिंगल आउट का क्या मतलब हुआ? सुनील बोला। मैट्रेस कोई 150 थी? दो ही तो मैट्रेस थी। एक के मुआयने के बाद दूसरे की बारी आनी ही थी। और छेद क्या मैंने खुद में ही लेकर तलाश किया था? जब मैट्रेस को देखता तो छेद ना दिखाई देता? मैं क्या नबीना हूं? तभी बैलिस्टिक तभी बैलिस्टिक एक्सपर्ट अग्निहोत्री ने वहां कदम रखा। वो गोली, वो बोला, जो इन साहब ने मुझे सौंपी थी उस स्मिथ एंड वेसन गन से चली थी, जो कल सुबह अभिनंदन शुक्ला ने आपके ऑफिस में सरेंडर की थी। B 24 337 नंबर वाली? हाँ। जो रिकॉर्ड में सिग्मा कॉर्प के नाम रजिस्टर्ड पाई गई थी? हाँ। वो कोल्ट ब्रांड की दूसरी गन से जिसका नंबर 639707 था और जो स्वागत टूरिस्ट रिजॉर्ट के मैदान में दफन पाई गई थी, से चली नहीं हो सकती? हाँ। उस कोल्ट रिवॉल्वर में से वो गोली चली थी जो पोस्टमार्टम के दौरान लाश में से निकाली गई थी, जिसके बारे में शुक्ला कहते थे कि वो यहाँ कमरा नंबर 807 में एक चेहरे पर मड पैक वाली अनंगी लड़की ने उन पर तानी थी और वो किसी तरीके से गन उस लड़की से छीन लेने के में कामयाब हो गए थे। हाँ। आला कत्ल वो गन थी, कोल्ट रिवॉल्वर नंबर 639707, जो मेटल डिटेक्टर की मदद से मैदान से ढूंढी गई थी, जो वहां दफन पाई गई थी। हाँ। लेकिन वो गोली जो इन साहब ने अभी आधा घंटा पहले तुम्हारे हवाले की थी और जो 807 की एक मैट्रेस से बरामद की गई है, B 24 337 नंबर स्मिथ एंड वेसन ब्रांड की गन से चली थी, जिसके बारे में मिस्टर शुक्ला कहते थे कि वो यहाँ कमरा नंबर 808 में एक चेहरे पर मड पैक वाली अदनंगी लड़की ने उन पर तानी थी और
जिसे वो किसी तरीके से उस रहस्यमयी लड़की से छीन लेने में कामयाब हो गए थे? हाँ। दोनों बातें स्थापित हैं। कोई शंका नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ। एक बार खुद दोहराओ तो। जो गोली मुझे अभी मिली वो स्मिथ एंड वेसन गन से चली थी, जो कि मिस्टर शुक्ला के कब्जे में थी। जो गोली आयशा परमार की लाश में से निकाली गई थी वो उस कोल्ट गन से चली थी जो मैदान में दबी पड़ी मिली थी। ठीक है, जाओ, और अगर रिसेप्शन क्लर्क श्याम सक्सेना ड्यूटी पर आ गया हो तो उसे बोलो यहां आए। सहमति में सिर हिलाता अग्निहोत्री चला गया। कोल्ट गन की मिल्कियत? सुनील उत्सुक भाव से बोला। ट्रेस नहीं हुई? जवाब मांग रहे हो? प्रभुदयाल बोला। मालिक हो जनाब, रूटीन पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक रखती बात है, कोई सीक्रेट तो नहीं। वो गन चोरी की है। जी? कोई 1.25 साल पहले एक लोकल आर्म्स एंड एम्यूनिशन डीलर्स के शोरूम पर डाका पड़ा था। लुटेरों ने माल के साथ साथ कुछ हथियार भी लूट लिए थे। शोरूम का अलार्म सिस्टम ऐसा था कि हाथ के हाथ ही वारदात की खबर इलाके की पुलिस को लग गई थी और रात के 2:30 बजे 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने पुलिस को पीछे लगी पाकर अपनी चलती गाड़ी में से लूट का सारा माल बाहर फेंक दिया था, ताकि उनके पास से कुछ बरामद न होने की सूरत में उनके खिलाफ कोर्ट में केस न ठहर सके। यूं फेंके गए माल में 4 बंदूकें, 7 रिवॉल्वरें और 3 पिस्तौलें थी, जिसे रिकवर करके डीलर की शिनाख्त के लिए पेश किया गया था तो 2 रिवॉल्वरें कम पाई गई थी जो आज तक बरामद नहीं हुई है। उन दो में से एक 639707 नंबर की कोल्ट थी, जो तब ईश्वर जाने सड़क पर से किसके हाथ लगी और किन हाथों से होती हुई कहां पहुंची। यह है दूसरी गन की कोल्ट की कहानी, जो कि मर्डर वेपन साबित हुई है और जो कल उस रिजॉर्ट के पिछवाड़े के खाली मैदान से बरामद हुई है, जिसमें घर जाने की जगह अभिनंदन शुक्ला परसों रात ठहरा था। चैन पड़ गया? चोरी की गन का अभिनंदन शुक्ला जैसी हैसियत वाले शख्स के पास क्या काम? वो बोलेगा ना। जब रिजॉर्ट के मैदान में दफनाने के लिए गन उसके पास थी तो कहीं से तो वो आई ही उसके पास। गन वहां उसने नहीं दफनाई थी। तुम्हारे कहने से क्या होता है, उसके तरफदार बने हुए हो, बल्कि भोंपू बने हुए हैं, इसलिए तुम तो ऐसा कहोगे ही। मैं साबित कर सकता हूँ। साबित कर सकते हो? क्या साबित कर सकते हो? रिजॉर्ट के मैदान में गन अभिनंदन शुक्ला ने नहीं दफनाई थी। प्रभुदयाल ने सुनील को घूर कर देखा, फिर बोला, कैसे साबित कर सकते हो? उस शख्स को पेश कर सकता हूं जिसने असल में ये काम किया था। क्या? जी हाँ। फिर कोई सुनीलियन पुड़िया? कोई पुड़िया नहीं, मैं। तभी श्याम सक्सेना ने वहां कदम रखा। उधर बैठो, प्रभुदयाल ने आदेश दिया। श्याम सक्सेना सशंक निगाहों से सुनील को देखता उससे परे एक कुर्सी पर बैठ गया। तुम अपना बयान सब इंस्पेक्टर बंसल को दे चुके हो, प्रभुदयाल बोला। उसी के मद्देनजर कुछ बातें मैं तुमसे दोहरा कर पूछना चाहता हूं, समझ गए? जी हाँ। होटल रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ का कमरा नंबर 807 परसों किसी को दिया गया था। ये जाके रिकॉर्ड देखे बिना बता सकते हो? बता सकता हूँ। आभा परिहार को दिया गया था। कब पहुंची थी? परसों सुबह 11:15 के करीब। चेकआउट कब किया? उसी शाम 6:35 पर। कैसे मालूम? क्योंकि रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में तो है ही, वैसे भी मालूम है क्योंकि बिल मैंने पेश किया था, जिसे कि उसने कैश में पे किया था। वो मेरे सामने यहां से गई थी। आई भी तुम्हारे सामने थी? सुनील बोला। तुम चुप करो, प्रभुदयाल डपट कर बोला। कृपा निधान, मैंने इतनी बड़ी ऑफर दी है कि मैं उस शख्स को पेश कर सकता हूँ जिसने असल में रिजॉर्ट के मैदान में गन दबाई थी। बदले में मैं इससे एक छोटा सा सवाल नहीं पूछ सकता, जो कि मैं वैसे ही अपनी प्रेस रिपोर्टर की हैसियत में जब चाहे पूछ सकता हूँ। तुम्हारा ऑफर पुड़िया है। निकले तो जो जी में आए सजा दीजिएगा। ठीक है, पूछो।
बोले, गुलजार, मैंने ये पूछा था कि जैसे इस आभा परिहार ने चेकआउट तुम्हारे सामने किया था, वैसे ही क्या चेक इन भी तुम्हारे सामने किया था? नहीं। वजह? मेरी ड्यूटी 1 बजे से होती है, वो मॉर्निंग में यहाँ पहुंची थी जब तुम ड्यूटी पर नहीं थे। हाँ। यानी कि तुम कथित आभा परिहार की शक्ल नहीं पहचानते थे। उसने चेकआउट मेरे सामने किया था ना। कैसे मालूम था कि वो आभा परिहार थी? आप भी कमाल करते हैं साहब। उसने 807 से फोन करके बोला कि वो चेकआउट कर रही थी, उसका बिल फौरन तैयार किया जाए। बेल बेल बॉय रूम में जाकर उसका लगेज नीचे लेकर आया था, उसने बिल अदा किया था। एक नौजवान लड़की ने ये तमाम काम किए थे, लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम था कि वो आभा परिहार थी? और कौन होती? और क्या कसर रह गई थी उसके आभा परिहार होने में? माय फर्स्ट बॉर्न, सवाल मैं पूछ रहा हूं। अजीब सवाल पूछ रहे हैं आप। ऐसे कैसे कोई दूसरे का बिल अदा करेगा? कैसे कोई किसी दूसरे का सामान लेकर चल देगा? कैसे किसी के पास किसी दूसरे के कमरे की चाबी होगी? ये तमाम बातें मुमकिन हो तो फिर तो मानते हो कि जिस लड़की ने शाम को 807 से चेकआउट किया था, वो वही नहीं थी जिसने सुबह चेक इन किया था। कैसे मुमकिन हो? हाइपोथेटिकल सवाल है, हाइपोथेटिकल जवाब दें मेरे लाल। उसने बेचैनी से पहलू बदला। क्या कहना चाहते हो? प्रभुदयाल बोला। जिसने 807 में चेक इन किया था वो आयशा परमार थी, जिसकी लाश 808 में पड़ी पाई गई थी। शुरू हो गए? इसलिए वो चेकआउट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो तो 808 में मरी पड़ी थी। नॉनसेंस। ये लॉजिकल बात है। आभा परिहार और आयशा परमार मिलते जुलते नाम है, और दोनों के इनिशियल्स नाम के प्रथमाक्षर एपी सेम है। बेल बॉय ने चेकआउट के वक्त 807 से जो सूटकेस नीचे मूव किया था, उस पर एपी दर्ज था। हवाई है, टिपिकल सुनीलियन पुड़िया है। शुक्ला के हक में उसकी खातिर केस में फच्चर डालने की कोशिश है। मैं ऐसा कर रहा हूं? यकीनन। आपका खुद का क्या ख्याल है? मैं ख्यालों में नहीं विचरता, मैं हवाइयां नहीं उड़ाता। मैं यकीन से बोलता हूं। क्या? क्या बोलते हैं? मैट्रेस में बरामद गोली की बाबत क्या बोलते हैं? वो किसने चलाई? तुमने चलाई। जी? क्या फरमाया? मुलजिम अभिनंदन शुक्ला खुद कबूल करता है कि परसों शाम 6:30 बजे के करीब स्मिथ एंड वैसन गन उसके पोजीशन में थी और अगली सुबह तक रही थी, जब तक कि उसने पुलिस हेडक्वार्टर में उसे सरेंडर नहीं किया था। तुम परसों शाम से यहाँ के चक्कर काट रहे हो। तुम्हें मालूम था कि उस शाम होटल की 8वीं मंजिल से एक चेकआउट हुआ था। शुक्ला से हासिल गन के साथ तुम उस कमरे में 807 में गए और तुमने मैट्रेस में एक गोली दाग दी। क्यों? कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, केस को उलझाने के लिए, जो कि तुम्हारी आदत है, ताकि यूं शुक्ला को फायदा पहुंच सके। वो हरकत कर चुकने के बाद तुमने उस कमरे में इस लड़के को, उसने शिखर आहूजा की तरफ इशारा किया, स्थापित कर दिया और फिर दिन में वहां जाकर मैट्रेस से गोली की बरामदगी का ड्रामा स्टेज किया। ये एक ऐसी हरकत है जिसे जरा मैं एस्टेब्लिश कर लूं, फिर देखना तुम्हारी क्या गत बनती है। तो बंदा नवाज अपने चैनल तो बंदा नवाज अपने चैलेंज पर खरा ना उतर पाने की खुंदक यूं निकालेंगे? एक सिंपल बात का एहतराम करने की जगह कि इस शख्स को नहीं मालूम हो सकता कि 807 में जिस औरत ने चेक इन किया था, उसी ने चेकआउट भी किया था, एक नई ही कहानी घड़कर मेरे मत्थे मरने की कोशिश करेंगे? उंगली से अंगूठे तक का मामूली रास्ता तय करने की जगह कोहनी से होकर, बल्कि कंधे से होकर रूट बनाएंगे। मेरी बात को सही या गलत करार देने का आसान जरिया कबूलना नहीं फरमाएंगे। कौन सा आसान जरिया? परसों सुबह जो रिसेप्शन क्लर्क ड्यूटी पर था, उसे आयशा परमार की लाश के रूबरू करवाइए, फिर देखिए कि वो खम ठोक कर कहता है या नहीं कि उसी लड़की ने परसों सुबह 807 में चेक इन किया था। वो शाम को 808 में मरी पड़ी थी, तो उसी ने इस जमूरे के कहे मुताबिक चेकआउट कैसे किया हो सकता था? प्रभुदयाल खामोश रहा।
और फिर ये ना भूलिए कि जिस किसी ने भी 807 से चेकआउट किया था वो सलामत है और अपनी हरकत की तस्दीक के लिए अवेलेबल है। अवेलेबल है? प्रभुदयाल सकपकाया। जमा जब 808 से बरामद लाश की आयशा परमार के तौर पर शिनाख्त हो चुकी है और बाहर बैठे हस्बैंड के जरिए उसके हैंडराइटिंग का नमूना हासिल किया जा सकता है और उसका मिलान उन दस्तखतों से किया जा सकता है जो कि 807 नंबर किराए पर लेने वाली ने होटल के रजिस्ट्रेशन कार्ड पर किए थे, तो दोनों के नमूने मिलते पाए जाने पर यह बात साबित होने में क्या कसर रह जाएगी कि 807 में चेक इन करने वाली कथित आभा परिहार ही आयशा परमार थी जिसकी लाश 808 में पड़ी पाई गई थी। प्रभु दयाल से सवाल का जवाब देते न बना। रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक करने का ख्याल तो हुजूर को आया नहीं होगा। काहे को आता? झुंझलाहट और गुस्से से भरे लहजे से प्रभुदयाल बोला। क्या जरूरत थी इस बात की? परसों सुबह जितने लोगों ने होटल में चेक इन किया उनमें से हर किसी का रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक करने का क्या मतलब था? मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, कथित आभा परिहार की बात कर रहा हूं जिसने परसों सुबह 11:15 बजे चेक इन किया था। जब उससे केस का कोई रिश्ता प्रत्यक्ष नहीं तो वो हर कोई ही है। तुम जो पुड़िया इस वक्त सरका रहे हो उससे पहले हमारे लिए या हमारे केस के लिए किसी आभा परिहार की क्या अहमियत थी? तुम जो तभी दरवाजा खुला और चौखट पर शैलेंद्र सिंह परिहार प्रकट हुआ। जनाब, मैं कब से बैठा हुआ हूं, वो विनयशील स्वर में बोला। मैं दूर से आया हूं, मेरे सिर पर बीवी के अंतिम संस्कार की बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये मुझे यहीं बैठे शाम हो गई तो मैं कैसे कैसे उसका गला रुंध गया। आइए, प्रभुदयाल अप्रसन्न भाव से बोला। झिझकता सा वो कमरे में दाखिल हुआ। तशरीफ रखिए। वो कोने की एक कुर्सी पर बैठ गया। हमें आपकी पत्नी की मौत का अफसोस है। उसने गहरी सांस ली और विषादपूर्ण ढंग से गर्दन हिलाई। आप सुनील को जानते हैं? उसने एक उड़ती निगाह सुनील पर डाली और सहमति में सिर हिलाया। कैसे जानते हैं? इसी ने जनवाया। परसों रात ये खैरगढ़ मेरे घर आया था और मुझे सोते से जगाकर खबर दी थी कि राजनगर में मेरी बीवी का कत्ल हो गया था। सुना? प्रभुदयाल सुनील से बोला। क्या? सुनील सहज भाव से बोला। किसी को भी मालूम होने से पहले तुम्हें मालूम था कि मरने वाली कौन थी। क्या बड़ी बात है, ऐसी मालूमात हासिल करना मेरा कारोबार है। पुलिस से पहले मालूम था। वो भी क्या बड़ी बात है। आई एम एन इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट, रिमेंबर। इसलिए मालूम था क्योंकि शुक्ला ने तुम्हें बताया था और उसे इसलिए मालूम था क्योंकि कत्ल की और मकतूल की सबसे पहली खबर कातिल को ही होती है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, ऐसी बातें भी जान जाते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। आपको क्या मालूम कि शुक्ला साहब ने मुझे क्या बताया? इल्हाम हुआ तो बोलिए, सपना आया तो बोलिए, उड़ती चिड़िया ने बताया तो बोलिए। जो बात तुम हस्बैंड को बता सकते थे, बताने के लिए ही ऑल द वे खैरगढ़ जा सकते थे, वो पुलिस को नहीं बता सकते थे। मेरी मर्जी पर, मेरे मूड पर मुनस्सर है। और खैरगढ़ जाने से पहले मुझे यकीन से नहीं मालूम था कि मरने वाली कौन थी। खैरगढ़ पहुंचकर मालूम हुआ था। इनकी दिखाई इनकी बीवी की तस्वीर देखकर कंफर्म हुआ था कि मरने वाली इनकी बीवी थी। उसके बाद ही पुलिस को खबर की होती। की, बराबर की। दिन चढ़ते ही हुजूर की हाजिरी भरी और की। लेकिन अभी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। क्या बाकी रह गया? सारी सामाजिक जिम्मेदारी मेरी ही है। जैसे मैं इस मुल्क का जिम्मेदार शहरी हूं, वैसे ये नहीं है। एक ही वक्त में एक बात हम दोनों को मालूम थी। जो गिला आप मेरे से कर रहे हैं इनसे क्यों नहीं करते? तुम खास हो, ज्यादा जिम्मेदार हो, खोजी पत्रकारिता की लंबी नाक हो। इस बिना पर मेरा जवाब है कि मेरा काम पुलिस से इंफॉर्मेशन शेयर करना नहीं है। फिर भी पुलिस मेरे से कुछ जानना चाहती है तो बाजरिया ब्लास जाने।
जिसके कल के लेट सिटी एडिशन में वो सब छपा था जो आप समझते हैं कि मुझे आपको बताना चाहिए था। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं खुद आपसे बहस नहीं करना चाहता। तुम अभी तक भी यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुमने ये बड़ा बोल बोला है कि तुम साबित कर सकते हो कि रिजॉर्ट के मैदान में गन अभिनंदन शुक्ला ने नहीं दफनाई थी, और जिस शख्स ने ये काम किया था तुम उससे वाकिफ हो, उसे पेश कर सकते हो। जो मैंने बोला है मैं उस पर कायम हूँ। आप 5 मिनट मिनट मुझे और बर्दाश्त करके दिखाइए, और फिर देखिए सुनील भाई मुल्तानी कैसे पेश करते हैं आपको कत्ल की असली कहानी। सॉरी, दोबारा से। जो मैंने बोला है मैं उस पर कायम हूँ। आप 5 मिनट मुझे और बर्दाश्त करके दिखाइए, और फिर देखिए सुनील भाई मुल्तानी कैसे पेश करता है आपके कत्ल की असली कहानी। मेरे कत्ल की? आप तो खैर 101 साल जिएंगे। आपके कत्ल के केस की। थिएट्रिकल्स के बिना ये काम नहीं कर सकते। सर, ये मेरा स्टाइल है। क्या करना चाहते हो? अभी मालूम पड़ जाता है। गुल गया, गुलशन गया, बुलबुल की सवारी आई, तब हुजूर जरा जिगर थाम के बैठे, मेरी बारी आई। तवा। सुनील ने अपनी कलाई घड़ी उतारकर मेज पर अपने और प्रभुदयाल के बीच में रख दी। 5 मिनट, वो बोला। बिगिन नाउ। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिलाया। जनाब। सुनील परमार की तरफ घूमा। आप जरा मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। परमार ने सिर उठाकर संजीदगी से सुनील की तरफ देखा। परसों रात में किस टाइम खैरगढ़ आपके बंगले पर पहुंचा था? याद है तो बताइए। याद है, मेरे ख्याल से तब 1 बजा था। 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। कितना अरसा मैं आपके साथ ठहरा था? यही कोई आधा घंटा। उस दौरान आपने मुझे अपनी बीवी की चंद तस्वीरें दिखाई थी, जिन्हें देखकर मैंने ये अंदेशा जाहिर किया था कि आपकी बीवी का राजनगर में कत्ल हो गया था। अंदेशा नहीं जाहिर किया था, पूरे यकीन के साथ कहा था। ऐसा? हाँ। आप जानते हैं अंदेशा कैसे जाहिर किया जाता है और यकीन के साथ कैसे कहा जाता है? दोनों बातों में फर्क कर सकते हैं आप? कर ही सकता हूँ। कोई बड़ी बात तो नहीं है ये। जब मैं पहुंचा था, मैंने जब आपकी कॉल बेल बजाई थी, तब आप क्या कर रहे थे? सो रहा था। मैंने आपको सोते से जगाया था? हाँ। मैंने 2-3 बार घंटी बजाई थी। मैं गहरी नींद में सो रहा था। ये ना भूलो कि उस वक्त रात का 1 बजा था। कब से सो रहे थे? 3-3.5 घंटे हो गए होंगे। 9:30 और 10 के बीच में बिस्तर के हवाले हुआ था। नींद ठीक आती है? हाँ। इस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। डट के सोते हैं? हाँ। तब भी डट के ही सोए हुए थे? इसी वजह से जागने में देर लगी? हाँ। आप हैवी स्मोकर हैं? आपने खुद ऐसा कहा था, बल्कि कहा था कि चेन स्मोकर हैं। हाँ। आपकी सिगरेट के टुकड़ों से भरी एस्ट्रे भी इस बात की चुगली करती थी। हाँ भाई। जितनी देर में मैंने एक सिगरेट पिया था, आपने 3 पिए थे। ओह, तो ये बात है। भाई, मैं तुम्हें पैकेट खरीद कर दूंगा। ये बात नहीं है। तो क्या बात है? क्यों मेरी स्मोकिंग हैबिट पर इतना जोर है? वजह तो है। क्या? हैवी स्मोकर्स की तलब ऐसी होती है कि जब भी सो के उठते हैं, सबसे पहले काम यही करते हैं कि सिगरेट सुलगाते हैं। इसी वजह से पैकेट सिरहाने रख के सोते हैं। ठीक कहा मैंने? हाँ। फिर भी परसों रात जब आप सो के उठे, तो मेरे साथ 5 मिनट बातें करते रहने के बाद आपको सिगरेट का ख्याल आया। तब ख्याल आया जब मैंने इस बाबत सवाल किया, सिगरेट पेश किया। ऐसा क्यों? मुझे मुझे ये बात याद नहीं। क्यों याद नहीं? मामूली बात है। नहीं याद तो याद कर लीजिए। शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। वजह? कोई वजह नहीं।
आपने पूछा था कि मैंने आपका खैरगढ़ का पता कैसे जाना था। जवाब में मैंने बताया था कि आपकी अपनी बीवी को लिखा उस चिट्ठी पर से पढ़कर जाना था जो आपने उससे उसके मैक्लोड रोड वाले पते पर लिखी थी। ठीक? मुझे याद नहीं। आई मीन ठीक से या कुछ याद नहीं। तभी तुम मुझे मेरी बीवी के कत्ल की खबर सुनाकर हटे थे, जिसकी वजह से मैं भौचक्का था। मेरा दिल हिला हुआ था, मैं बदहवास था, मेरा दिमाग तब पूरी तरह से ठिकाने नहीं था। इसलिए इस बाबत तुमने क्या कहा था मुझे याद नहीं। बहरहाल, तुम इतनी रात गए खैरगढ़ मेरे पास पहुंचे थे, तो कैसे तो मेरा पता तुम्हें मालूम ही था। आपकी बीवी के लेटर बॉक्स में पड़ी आपकी चिट्ठी की वजह से मालूम था। चलो ऐसे ही सही। वो चिट्ठी आपने अपनी बीवी को 3 दिन पहले लिखी थी, जो कि परसों डिलीवर हुई थी। मुझे याद नहीं। लिखी थी तो लिखी थी। आपने अपनी बीवी की उस चिट्ठी के जवाब में लिखी थी जिसमें उसने तलाक की मंशा जाहिर की थी। आपको समझाया था कि म्यूचुअल कंसेंट से तलाक जल्दी हो जाता था और जल्दी तलाक होने में ही आप दोनों का भला था। आपने वो चिट्ठी मुझे पढ़ने देने तक की उदारता दिखाई थी। याद आया? हाँ। बीवी के तलाक के मंसूबे से आप भड़के हुए थे, इस हद तक कि मुझे भी बीवी का वकील समझ बैठे थे, जो कि बेवक्त वहां पहुंच गया था। आपने भड़क कर कहा था कि आप बीवी की मनमानी नहीं चलने देंगे। तलाक का रास्ता आसान करने वाली आप उसकी कोई बात नहीं मानेंगे। वो अकल करें वो अकल करे, वरना आप उससे निपट लेंगे। याद आया? हाँ। तब आपने कहा था कि उसकी चिट्ठी का जवाब आपने लिख दिया था और आपने भी अपना मंसूबा उस पर जाहिर कर दिया था। हाँ, शायद हो सकता है मैंने ऐसा कुछ कहा हो। है। अच्छा भाई है। आपकी उसी चिट्ठी की बाबत मैंने आपको बताया था कि वो अपने मुकाम पर पहुंच चुकी थी और मेरे खैरगढ़ के लिए रवाना होने से पहले आपकी बीवी के लेटर बॉक्स में पड़ी थी। मुझे याद नहीं। आपको सब याद है। मुझे याद नहीं। रिपोर्टर साहब, प्रभुदयाल तनिक झुंझुलाई स्वर में बोला, इन बातों का मकसद क्या है? मकसद है, बराबर है, और मैं उसी पर पहुंच रहा हूं। आपने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया है, उतनी देर तो धीरज रखिए। प्रभुदयाल खामोश हो गया। आप जवाब दीजिए। सुनील फिर परमार से संबोधित हुआ। मेरा वही जवाब है। आपको याद नहीं? हाँ। अपनी बीवी की बाबत खबर से, उसकी हत्या की संभावना से आप इतने पशेमान हुए थे कि आपने मुझे डिसमिस कर दिया था। यूं डिसमिस कर दिया था कि उठकर मेरे पीछे दरवाजा बंद करना आपको भारी पड़ रहा था, और बीवी के अंजाम से दहशत खाए आप बेडरूम में जाकर सुबकने लगे थे, जबकि उस घड़ी आपको लोकल थाने का रुख किया होना चाहिए था, जहां से बजरिया राजनगर इस बात की तस्दीक होती कि आपकी बीवी की बाबत जो मैंने कहा था वो सच था। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ ना किया। बराबर किया। मेरे को खैरगढ़ थाने से ही पता चला था कि रात को ना किया। तब ना किया जब करना चाहिए था। मेरे को एकाएक डिसमिस कर देने के फौरन बाद ना किया। घोर भय किया। फौरन तो आपको इस हौलनाक एहसास ने सताया कि आपकी लिखी चिट्ठी जो राजनगर में आपकी बीवी के लेटर बॉक्स में पड़ी थी, आपका पुलंदा बांध सकती थी। खामखा। जिसमें आपने उसे ये कहर बरपा धमकी लिखी थी कि अगर उसने आपसे तलाक लेकर किसी और से शादी करने की कोशिश की तो आप उसे जान से मार डालेंगे। झूठ। बिल्कुल झूठ। आपको अंदेशा था कि वो चिट्ठी अगर पुलिस के हाथ लग जाती तो वो हत्या का उद्देश्य स्थापित करती और अपने आप में आपके खिलाफ सबूत होती। प्रभुदयाल तब संभल कर बैठ गया। वो सतर्क निगाहों से परमार की तरफ देखने लगा। लेटर बॉक्स में पड़ी अपनी चिट्ठी की बाबत मेरी जवानी सुनते ही आप तड़पने लगे थे। आप अच्छे भले पूरे इत्मीनान से मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, फिर भी एकाएक आपने ये फतवा सुना दिया कि आप तन्हाई चाहते थे। आप मुझे और टाइम नहीं दे सकते थे, मेरे से बातें नहीं करते रह सकते थे। ये कहते वक्त आपने निहायत जज्बाती हो गए होने की उम्दा एक्टिंग की और मुझे दरवाजा दिखा दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि आपको राजनगर पहुंचने की और बीवी के लेटर बॉक्स में पड़ी अपनी चिट्ठी रिकवर करने की
उस पर वापस काबिज होने की जल्दी थी। आप उस चिट्ठी को वहां पड़ी रहने देना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये मिनिमम 3 घंटे का प्रोजेक्ट था जिसको अंजाम देने के बाद ही सवेरा होने पर या जरा पहले आपने खैरगढ़ लौटकर पुलिस से संपर्क किया और आधिकारिक रूप से बीवी के अंजाम की बाबत जाना। यह झूठ है, वो गुस्से से बोला। मुझ पर बेजा इल्जाम है। अच्छा, और मेरे खिलाफ ऐसी बकवास करने का तुम्हें कोई अख्तियार नहीं। वो प्रभुदयाल की तरफ घूमा। इंस्पेक्टर साहब, आप ही कुछ कीजिए। आप देख रहे हैं कि ये शख्स खामखाम मेरे गले पड़ रहा है। ये तो कोई पागल जान पड़ता है जो परसों रात भी प्रेत की तरह खैरगढ़ मेरे घर पहुंच गया था और मुझे सोते से जगा दिया था। मैं यहाँ अपनी बीवी की लाश क्लेम करने आया हूँ, ना कि। तभी दरवाजा खुला और रमाकांत के साथ अपराजिता पाहवा और हनी डिसूजा ने भीतर कदम रखा। मजार के दिए, सुनील एक एक शब्द पर जोर देता बोला। तूने मुझे पागल कहा। अब देख मेरा पागलपन क्या रंग लाता है। ये कौन है? प्रभुदयाल बोला। रमाकांत को आप जानते हैं? मैडम, अपराजिता पाहवा है, और वो औरत जिन्होंने आभा परिहार के नाम से 807 से चेकआउट किया था, जिन्होंने रिजॉर्ट के मैदान में गन दफन की थी। क्या? जिनकी बाबत मैंने दावा किया था कि सलामत हैं, अपनी हरकत की तस्दीक के लिए अवेलेबल हैं। और सुनील का स्वर नाटकीय हो उठा। सारे राज की कुंजी हैं। प्रभुदयाल अपलक अपराजिता को देखता रहा। अपराजिता संकोच से मुस्कुराई। प्रभुदयाल की निगाह भटककर हनी पर टिकी। ये हनी डिसूजा है, सुनील बोला। यहाँ की, इस होटल की लिफ्ट ऑपरेटर है, और इस बड़े सिपहिया का। सुनील ने परमार की तरफ इशारा किया। वाटरलू है। सब नौटंकी है, परमार भड़का। हनी डिसूजा की ये खास खूबी है कि जैसे लोग बाग किसी की शिनाख्त सूरत से करते हैं, ये पैरों से करती है। इसके साथ जो भी कोई लिफ्ट में सवार होता है, ये उसके पैर देखती है, और जो देखती है वो इसके जहन पर तस्वीर की तरह छप जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। मिस्टर परमार का भी खड़े होने का एक खास स्टाइल है, जो कि मैंने भी नोट किया है। ये यूं खड़े होते हैं कि इनका बायां पैर सीधा सामने की तरफ होता है और दायां पैर कोई 30 डिग्री के एंगल पर भीतर की तरफ बाएं पैर की तरफ मुड़ा होता है। इस वक्त ये खास किस्म के चौड़ी टो के भारी जूते पहने हैं, जो आपको अपनी सीट से दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ये जूते खास तौर से पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन वर्कर्स के लिए एडवर्टाइज किए जाते हैं, क्योंकि इनका सोल ऑयल रेजिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से फिसलने का खतरा नहीं होता। ये भी एक फिलिंग एंड सर्विस स्टेशन के मालिक हैं, इसलिए ऐसे जूते पहने हुए हैं। अब आप। वो परमार की तरफ घूमा। बराए मेहरबानी खड़े हो जाइए। मेज से थोड़ा परे हटकर खड़े होइए, ताकि इंस्पेक्टर साहब आपके जूतों पर और आपके खड़े होने के स्टाइल पर निगाह डाल सकें। परमार ने सशंक भाव से प्रभुदयाल की तरफ देखा। प्रभुदयाल ने तनिक हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। वो उठकर खड़ा ना हुआ। डार्लिंग गेस्ट, सुनील बोला। हुज्जत उस काम में करनी चाहिए जिसमें वो चल सके। तुम जिंदगी इस कुर्सी पर बैठे नहीं रह सकते। लेकिन, परमार ने कहना चाहा। लेकिन, प्लीज स्टैंड अप, प्रभुदयाल ने आदेश दिया। परमार उठकर खड़ा हुआ। गेट बैक। वो 2 कदम पीछे हटा। फर्दर बैक। और पीछे हटिए। वो और पीछे हटा। गुले गुलजार, सुनील बोला। तुम जानबूझकर यूं खड़े हो कि दायां पैर भी बाएं पैर की तरह सामने की तरफ यूं सीधा है कि दोनों पैर एक दूसरे के समानांतर हैं। खड़े होने का ये तुम्हारा नॉर्मल पोस्चर नहीं है। तुम्हें क्या पता खड़ा मैं हूं या। काहे को पंगा करता है मैन, हनी एकाएक बोली। इन स्पेशल शूज को मैं इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। भूल ही नहीं सकती। खड़े होते टाइम तुम्हारा लेफ्ट फुट स्ट्रेट, राइट फुट एंगल पर इनसाइड। तुम रिलैक्स खड़ा होता है तो हमेशा ऐसा खड़ा होता है। अभी तुम डेलिबरेटली राइट फुट को स्ट्रेट रख के खड़ा है। आई कैन बेट अपॉन इट।
हे भगवान, परमार असहाय भाव से बोला, यहाँ तो सारे ही पागल हैं। प्रभुदयाल के चेहरे पर उलझन के भाव थे। वो कभी परमार को देखता था, कभी हनी को देखता था, तो कभी सुनील को देखता था। कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता था, फिर बंद कर लेता था। देखो मेरे भाई, सुनील सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला, तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते थे, लव करते थे, इसी वजह से लव मैरिज की। तुम उसके बिना नहीं रह सकते थे। वो तुम्हें छोड़ के चली गई, लेकिन तुम चाहते थे कि वो लौट आए। तुम हर घड़ी उसकी वापसी का इंतजार करते थे, नहीं? हाँ, परमार ने फंसे कंठ से कहा। मोहब्बत का ये जज्बा, ये दीवानगी तुम पर इस कदर का हावी थी कि तुम उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। परसों रात मैंने तुम्हें बेडरूम में बंद होकर सुबकते सुना था। मेरे दिल ने तभी गवाही दी थी कि वो जज्बात फर्जी नहीं हो सकते थे। तुम दिल से अपनी बीवी को चाहते थे और इस वजह से दृढ़ निश्चय किए बैठे थे कि अगर वो तुम्हारी नहीं हो सकती थी तो किसी और की भी नहीं हो सकती थी। अपने इन्हीं जज्बातों की, इन्हीं मंसूबे की तर्जुमानी तुमने अपनी चिट्ठी में की थी, जो तुम जानते थे कि तुम्हारे खिलाफ एक ग्वालिया बयान जैसा सबूत बन सकती थी। तुम्हारी सलामती के लिए उस चिट्ठी का, जिसकी बाबत तुम्हें मेरे से मालूम हुआ था कि वो तब भी तुम्हारी बीवी के लेटर बॉक्स में पड़ी थी, वजूद खत्म होना जरूरी था। इसी वजह से मुझे अपने घर से एकाएक रुखसत करने के बाद तुमने, जैसा कि तुमसे अपेक्षित था, लोकल थाने का रुख न किया, राजनगर का रुख किया। आंधी तूफान की तरह तुम मैक्लोड रोड पहुंचे और वहां तब भी लेटर बॉक्स में मौजूद चिट्ठी को तुमने अपने कब्जे में किया। यही वजह थी कि लाश की शिनाख्त के बाद पुलिस जब वहां पहुंची तो लेटर बॉक्स उन्हें खाली मिला। प्रभुदयाल ने सिर स्वयं सहमति में हिला दिया। जिस बात से तुम बेखबर थे, परमार से मुखातिब सुनील आगे बढ़ा, वो ये थी कि अपराजिता पाहवा ने, सुनील ने अपराजिता की तरफ संकेत किया, जिसे कि अपने हस्बैंड धर्मेश पाहवा की तुम्हारी बीवी के अफेयर्स की खबर थी, तुम्हारी बीवी की निगरानी का इंतजाम किया हुआ था और इस काम के लिए डेल्टा सिक्योरिटीज नाम की एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को एंगेज किया हुआ था, जिनका एक डिटेक्टिव परसों रात मैक्लोड रोड पर तुम्हारी बीवी के फ्लैट की निगरानी पर तैनात था। उस डिटेक्टिव की लेटर बॉक्स पर निगाह थी और सच पूछो तो उसी के बताए मुझे मालूम हुआ था कि लेटर बॉक्स में वो चिट्ठी पड़ी थी जिसका कि इस घड़ी जिक्र है। वो डिटेक्टिव तुम्हें नहीं जानता, लेकिन जब तुम्हें उसके रूबरू कराया जाएगा तो वो बेहिचक तुम्हें उस शख्स के तौर पर पहचानेगा जिसने लेटर बॉक्स का ताला जबरन खोलकर वहां से चिट्ठी निकाली थी। प्रभुदयाल ने, जो अपलक परमार को देख रहा था, उसके चेहरे का रंग साफ उठते देखा। ओए, क्या कह रहा है? रमाकांत सुनील के कान के करीब फुसफुसाया। बकौल दिनकर डेल्टा का वो डिटेक्टिव तो रात के 1 बजे ही वहां से छुट्टी कर गया था। चुप करो, सुनील ने वैसे ही फुसफुसाते डपट कर बोला। रोज क्लब में ताश पीटते हो, दिखाई नहीं देता ब्लफ खेल रहा हूँ? रमाकांत हड़बड़ाकर चुप हो गया। मैन, हानि बोल पड़ी, अभी काहे खाली पीली ड्रामा करता है? मर्डर वाले दिन शाम को मैं बराबर तुमको 8th फ्लोर पर लेके गई, नीचे वापस लेकर आई। 8th फ्लोर पर पहुंचकर तुम तो मेरे को यह भी पूछता था कि एकाएक परमार घूमा और बगले की तरह दरवाजे की तरफ लपका। पकड़ो, प्रभुदयाल उछलकर खड़ा होता हुआ चिल्लाया। स्टॉप दैट मैन, अरेस्ट हिम। बंसल उसके पीछे लपका। सुनील भाई मुल्तानी, मेज से अपनी घड़ी उठाकर वापस पहनता हुआ सुनील बोला, क्लोज करता है आयशा मर्डर केस की कहानी। अगला दृश्य। रात के 12 बजे यूथ क्लब के बार में सुनील, रमाकांत, अभिनंदन शुक्ला और हनी डिसूजा मौजूद थे। सबके सामने ड्रिंक्स के गिलास थे। मोतियां वाले हो, रमाकांत सुनील से बोला, ये तो बताओ कि कैसे जाना, असल में क्या हुआ था, खुलासा तो करो। ये कोई बहुत पेचीदा केस नहीं था, सुनील हंसता हुआ बोला। सच पूछो तो जो भी बात सामने आती थी उसमें कोई भेद दिखाई देता था, लेकिन भेद भरी सब बातों को आपस में लिंक अप करने का कोई एक जवाब निकालने में दिक्कत पेश आ रही थी।
मिसाल के तौर पर पुलिस के पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर का निश्चित तौर पर यह कहना कि मकतूला आयशा परमार खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद मरी थी। पुलिस की तफ्तीश से यह स्थापित हुआ था कि खाना लेट लंच उसे 4:15 बजे डिलीवर किया गया था। इस लिहाज से मौत का वक्त शाम 6:30 बजे के करीब का मुकर्रर किया गया था। ये शुक्ला साहब की होटल के कमरा नंबर 808 में हाजिरी का वक्त था, इसलिए पुलिस की निगाह में कातिल ये थे। फिर अपराजिता पाहवा का बयान सामने आया, जो कहती थी कि मकतूला ने साढ़े लंच 12:30 बजे किया था। उसके बयान के हिसाब से मौत का जो वक्त मुकर्रर होता है वो 2:30 बजे के करीब का था, और उस वक्त अपराजिता पाहवा कूपर रोड के एक पीसीओ से शुक्ला साहब से फोन पर बात कर रही थी। शुक्ला ने सहमति में सिर हिलाया। केस का सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर ये था कि कर्टसी अपराजिता पाहवा मौका वारदात तब्दील हो गया था। लाश क्योंकि 808 से बरामद हुई थी, इसलिए हर बात की, हर क्लू की तर्जुमानी उसी के संदर्भ से की जा रही थी। रूम सर्विस से लेट लंच वहां डिलीवर हुआ, बिल वहां से पे हुआ, खाली प्लेटों की ट्रे वहां से कलेक्ट की गई, इसलिए ऑटोमेटिकली सोच लिया गया कि उसी के ऑक्यूपेंट का कत्ल हुआ था। ऐसा हुआ होता तो लाश के पेट से पोस्टमार्टम में मटर मसाला न बरामद होते, क्योंकि वो वहां के ऑर्डर में थे ही नहीं। मसाला मटर उस ऑर्डर में बराबर थे जो कि मकतूला के लिए 12:30 बजे 807 में डिलीवर किया गया था। लेकिन 807 का कोई ऑर्डर तफ्तीश के दायरे में नहीं आया था, इसलिए किसी की तवज्जो का मुस्तहक नहीं था। इस बात की बारीकी में पुलिस जाती तो इसे अपने आप में सबूत पाती कि कत्ल असल में कई घंटे पहले कहीं और हुआ था, और उस वक्त तक तो उनके प्राइम सस्पेक्ट को, शुक्ला साहब को, होटल स्टारलाइट की ही खबर नहीं थी। पुलिस कई घंटे पहले कत्ल हुआ तस्लीम करती और उस वक्त के हिसाब से अपनी पूछताछ करती तो उस वक्त की शैलेंद्र सिंह परमार की यहाँ हाजिरी हनी डिसूजा के बयान की वजह से पहले ही उनके नोटिस में आ जाती। लेकिन अपनी ढिठाई के तहत और शुक्ला साहब की गिरफ्तारी के तहत शाम 6:30 बजे से पहले के वक्त के किसी वाकये को वो खातिर में ही नहीं लाना चाहते थे, और फर्जी मौका वारदात के दायरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। ठीक, रमाकांत बोला। पीछे होटल में मुझे एकाएक याद आया था कि खैरगढ़ में परमार से अपनी मीटिंग के दौरान मैंने उसे बताया था कि उसका वो पता मैंने उसकी उस चिट्ठी से जाना था जो उसने अपनी बीवी को लिखी थी। फिर भी अगली सुबह ही प्रभुदयाल ने मुझे बताया कि ऐसी कोई चिट्ठी उस लेटर बॉक्स में बरामद नहीं हुई। रात रात में चिट्ठी वहां से कैसे गायब हो गई? किसने निकाल ली? जिसका वो लेटर बॉक्स था उसका तो कत्ल हो चुका था। तब मुझे ध्यान आया कि परमार ने कैसे एकाएक मुझे अपने घर से डिसमिस किया था। उससे उम्मीद की जाती थी कि मेरे पीठ फेरते ही वो खैरगढ़ पुलिस से कांटेक्ट करता और मेरे से सुनी बातों का हवाला देकर अपनी बीवी के बारे में दरियाफ्त करता। लेकिन वो तो वहां पहुंचा ही नहीं। पहुंचा होता तो यहाँ राजनगर में भी रात को ही मकतूला की शिनाख्त हो गई होती। वो तो पहुंचा राजनगर और आगे मैकलॉड रोड, जहां उसने अपनी बीवी के लेटर बॉक्स में से चिट्ठी निकालकर अपने कब्जे में की। ब्लफ अच्छा टिकाया तूने उसे, रमाकांत बोला, कि डेल्टा के डिटेक्टिव ने उसे चिट्ठी निकालते देखा हो सकता था। उसी से हिला वो। शैटर हो गया, हनी बोली। सुनते ही फेस पेपर के माफिक व्हाइट निकल आया। माँ, ये वह ऐसा भागा जैसे सीधा नेपाल पहुंच के ही दम लेता। जबकि लॉबी में ही थाम लिया गया, सुनील बोला। भागकर अपने गुनाह को मोहरबंद कर दिया खुद उसने। वो क्या विलायती मुहावरा कहा करता है तू? फ्लाइट इज एन एविडेंस ऑफ गिल्ट। वही। इतनी सी बात नहीं याद आई मेरे को। नशा हो गया माँ, ये वाह। उसने विस्की का एक लंबा घूंट भरा। लेकिन मालको, उसका असली बोलो राम तो हमारी हनी पॉट हनी ने किया। नहीं, सुनील बोला। उसका असली पुलंदा उसके भाग खड़े होने नहीं बांधा। हनी की गवाही ने उसके होश उड़ाए, भाग खड़ा होने के लिए उसे प्रेरित किया। लेकिन इसकी गवाही में शिनाख्त के अनोखे स्टाइल में कत्ल जैसे जघन्य अपराध के अपराधी के खिलाफ खड़े होने लायक दम नहीं था। ऑयल रेजिस्टेंट सोल वाले जूते कंपनी ने कोई एक ही जोड़ी नहीं बनाए, और किसी के खड़े होने का कोई खास स्टाइल किसी के खिलाफ
कोई पुख्ता सबूत माना नहीं जा सकता। तुम साला, हनी तमक कर बोली, मेरी स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस घटाता है? हरगिज नहीं एंजल फेस, हरगिज नहीं। उसको हिलाने की बुनियाद तो तुम्हारे स्टेटमेंट ने ही बनाई थी। यस, दैट्स मोर लाइक इट। वो जज्बाती आदमी था। बीवी का कत्ल भी उसने जज्बात के हवाले होकर ही किया था। कोई बड़ी बात ना होती अगर उसको शूट करने के बाद वो खुद को भी गोली मार लेता, लेकिन बुजदिल निकला। इतनी हिम्मत ना जुटा पाया और जो किया था उस पर पछताता वापस लौटा। अपनी करतूत से वो इस हद तक डिस्टर्ब था कि चैन नहीं कर पा रहा था, सो नहीं पा रहा था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूकता रहा था। मैं जब वहां पहुंचा था तो मैंने सेंटर टेबल पर पड़ी एस्ट्रे को पिए हुए सिगरेटों के टुकड़ों से लबालब भरे देखा था। बगल में 20 सिगरेटों वाले पैकेट की डिब्बियां खाली पड़ी थी। मेरे वहां पहुंचने के वक्त वो सोकर नहीं उठा था। अपनी हरकत पर तड़पता पछताता वो पहले से ही जाग रहा था। फिर भी तू कहता है तुझे दरवाजा देर से खोला। पहली घंटी बजते ही उसके प्राण कांप गए होंगे। समझा होगा कि पुलिस पहुंच गई। दहशत ने ऐसा जकड़ा होगा कि उठ के खड़ा होने के काबिल नहीं रहा होगा। लेकिन आखिरकार तो दरवाजा खोलना ही था, इसलिए खोला। जिस गन से कत्ल हुआ था उसकी बाबत मैंने तुझे बताया था कि वो 1.25 साल पहले एक डीलर के चोरी गए माल का हिस्सा थी। वो परमार के हाथ कैसे लगी? बस यही एक सवाल है जो उससे पूछने का मौका मुझे मिला था। कहता है कि गन उसे सड़क के किनारे एक खड्डे में पड़ी दिखाई दी थी जब पुलिस लुटेरों को चेज कर रही थी और उन्होंने चोरी के हथियारों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें अपनी चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया था। तब वो उसी सड़क पर से अपने स्कूटर पर सवार गुजर रहा था और एक गन उसके सामने सड़क पर गिरी थी और वहां से छिटक कर खड्डे में जा पड़ी थी। बाकी का असला लुटेरों ने बहुत आगे पहुंचने पर फेंका था, इसलिए उस वाहिद गन की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। उसने चुपचाप वो गन उठा ली थी और तभी से वो 639707 नंबर की कोल्ट उसके पास थी। होटल के कमरा नंबर 807 में उसने उसी से अपनी बीवी को शूट किया था और गन को वहीं बेड के नीचे जाने अनजाने फेंक कर चला आया था, जिसकी पाहवा को खबर न लगी। ऐसा ही जान पड़ता है। ठीक ही जान पड़ता है माल को। पावा ने आयशा को प्रॉक्सी लिस्ट की कंपाइलेशन के सीक्रेट वर्क के लिए वहां स्थापित किया था। इसलिए उस वक्त उसकी अकल ने उसे यही सुझाया था कि तफ्तीश पर यह जाहिर हो सकता है कि किसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। अपने इस मिशन के तहत सिग्मा कॉर्प से सरकाई अपनी B 2433-7 नंबर की स्मिथ एंड वैसन गन से एक मैट्रेस में उसने एक गोली दागी और गन को बेड के करीब फर्श पर यूं डाल दिया कि लगता कि खुद पर गोली चला चुकने के बाद वो बेड पर पड़ी आयशा के हाथ से फिसलकर वहां से गिर गई थी। बाद में वो गन शुक्ला साहब पर थोप दी गई और उन्होंने उसे आगे पुलिस को सौंप दिया। लिहाजा सिग्मा कॉर्प के कैशियर के लिए खरीदी गन का सफर था। पहले वो कंपनी से पाहवा ने सरकाई, उसमें से एक गोली चलाकर उसे होटल में कमरा नंबर 807 में लाश के करीब प्लांट किया, जहां से उसे उसकी बीवी अपराजिता पाहवा ने उठाया और आगे शुक्ला साहब के मत्थे मड़ा। इन्होंने उसे प्रभुदयाल को सौंपा, जिसने उसे आगे बैलिस्टिक एक्सपर्ट के हवाले किया, जिसने अपनी ये एक्सपर्ट ओपिनियन पेश की कि वो मर्डर वेपन नहीं था। यूं ही मर्डर वेपन की 639707 नंबर वाले कोल्ट की जर्नी मुलायजा फरमाइए। वो डीलर के अनसोल्ड स्टॉक का हिस्सा थी जो शोरूम लुटने पर लुटेरों के हाथ पड़ी। उन्होंने उसे फेंका तो शैलेंद्र सिंह परमार के काबू में आई। बीवी का कत्ल करके उसने वो रूम नंबर 807 के फर्श पर छोड़ी तो पाहवा के पांव की ठोकर खाकर वो बेड के नीचे घुसी। वहां से उसे अपराजिता पाहवा ने बरामद करके अपने हैंडबैग में रखा और बाद में उसे स्वागत टूरिस्ट रिजॉर्ट के बाहर के मैदान में दफना दिया, जहां से वो पुलिस ने बरामद की और वो कूद कर इस गलत नतीजे पर पहुंच गई कि वो हरकत शुक्ला साहब ने की थी, जिन्होंने रातन गन्स की अदला बदली की थी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मेरी बदकिस्मती, हुन केड़ी बदकिस्मती मालको। रमाकांत चहका। अब तो मेरे पट्टे ने ऐन सब फिट कर दिया। मैं मशकूर हूं। कैसे मैं आप लोगों के एहसानों का बदला चुकाऊंगा? चेक काट देना, ड्राफ्ट भी चलेगा। कैश से चुकाएंगे तो बात ही क्या है।
सुनील ने मेज के नीचे से रमाकांत के टखने पर एक ठोकर की। अब खुर क्यों मार रहा है? रमाकांत तिलमिलाया। सुनील ने उसे घूर कर देखा। घूरता क्यों है? सुनील ने असहाय भाव से कंधे उचकाए। रमाकांत फिर शुक्ला की तरफ आकर्षित हुआ। ठीक है ना मालको, वो बोला। मैं सब भुगतान कर दूंगा, शुक्ला बोला। आई विल रीइंबर्स ऑल एक्सपेंडिचर। शाबाश है। तो शुक्ला सुनील की तरफ घूमा। वो भागा था तो होटल के लॉबी में ही पकड़ा गया था। हाँ, सुनील बोला। लॉबी में पकड़े जाने के बाद परमार का वजूद ऐसा बिखरा कि उसमें फाइट की कोई कुव्वत बाकी नहीं रही थी। और प्रभु दयाल के कुछ कहने से पहले ही भजने लगा था कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया था, और इस बाबत वो अपना इकबालिया बयान दर्ज कराने के लिए तैयार था। बोला, परसों दोपहर बाद जब से वो वाकया हुआ था, उसने पलक नहीं झपकी थी, खाने के नाम पर तिनका नहीं तोड़ा था, और वो खुश था कि उस जहन्नुम से उसने आखिर निजात पाई थी। ये बात उसने ऐसे कातर भाव से कही थी कि बेचारे पर तरस आता था। अभागे ने एक औरत के सामने अपनी दुनिया को खत अभागे ने एक औरत के सामने अपनी दुनिया खत्म समझ ली। मालको, रमाकांत बोला, मेरी शागिर्दगी में होता तो मैं कमले को समझाता कि हुस्न वाले किसी के यार नहीं होते। यार हो भी गए हों तो ये वफादार नहीं होते। वो हनी की तरफ घूमा। सुना सोनियो? सोनियो? हनी ने मुदित मन से दोहराया। अब आप बोलिए, सुनील शुक्ला से बोला। मैं बोलूं? वो सकपकाया। किस बाबत? परसों आपकी स्टॉक होल्डर्स की जनरल बॉडी मीटिंग है। अच्छा, वो। हाँ भाई, कार्बन शीट्स की शक्ल में जेन्युइन प्रॉक्सी लिस्ट मेरे पास है। मुझे यकीन है परसों तक मैं उस बाबत बहुत कुछ कर गुजरूंगा। कुर्सी बचा लेंगे अपनी? हाँ। यकीन से कह रहे हैं? हाँ हाँ। अगर ऐसा हो जाए तो ये ना भूलिएगा कि वो प्रॉक्सी लिस्ट आपके प्रतिद्वंदी की बीवी की वजह से आपके कब्जे में है, और वो बेचारी मुसीबत में है। शुक्ला की भवें उठी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। ऐसा? हाँ। अभी उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया। अभी सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया गया है। जो कुछ उसने किया है उसकी रूह में उसका हस्बैंड तो समझिए कि पहले नहीं तो अब उसका दुश्मन है। इस वक्त वो बेयारो मददगार है। बेयारो मददगार है। आप चाहें तो उसकी मदद कर सकते हैं। मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। कोई डिफाइंड क्राइम उसने नहीं किया है। जो कुछ किया है हालात के हवाले होकर किया है, इसलिए वो हमदर्दी की हकदार है। उसके लिए तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। तो सुनिए, सबसे पहले तो कल सुबह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि इंस्पेक्टर प्रभु दयाल है, उससे बात कीजिए। वो नर्म रुख इख्तियार करेगा तो बात वैसे ही आई गई हो जाएगी। करेगा? कर सकता है। 48 घंटे में उसने एक बड़े केस को हल किया है और अपराधी को गिरफ्तार किया है, इसलिए खुश होगा। अच्छे मूड में होगा, कर सकता है। मैं मिलूंगा उससे। और ये लड़की भी, सुनील ने हनी की ओर संकेत किया, आपकी तवज्जो की हकदार है, जिसकी वजह से असली मुजरिम अंदर है और आप बाहर हैं। उसने सहमति में सिर हिलाया, फिर हनी की तरफ घूमा। क्या चाहती हो? वो बोला। अता किया जाएगा, रमाकांत ने अकबर के अंदाज से बोला। फिर उसने जोड़ा, सोनियो। हनी ने अपना ड्रिंक नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर गहन गंभीरता के भाव आए। दिल से पूछ रहे हैं सर? वो बोली। हाँ। बेहिचक बोलूं? हाँ। अपनी बात पर खरा उतरेंगे? अरे हाँ भाई। लिफ्ट ऑपरेटर से बेटर जॉब चाहती हूँ। मैं दूंगा। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, हाई स्कूल ड्रॉप आउट हूँ। माय डियर, तुम अभी इसी घड़ी से सिग्मा कॉर्प की मुलाजिम हो। बट आई बेग योर पार्डन सर, आप अपनी कुर्सी ना बचा पाए तो? कंपनी का डायरेक्टर मैं फिर भी रहूंगा। अपने डायरेक्टर की हैसियत में भी मेरा तुम्हें आश्वासन है कि सिग्मा कॉर्प में तुम्हारी नौकरी पक्की है।
थैंक यू सर, सो डोंट यू वरी। थैंक यू वेरी मच सर। तभी वेटर नए ड्रिंक्स ले आया। चीयर्स, रमाकांत बोला। जब तक जीते रहें पीते रहें, जब तक पीते रहें जीते रहें, सुनील बोला। आमीन, शुक्ला बोला। वो फैंसी टोस्ट की वो फैंसी टोस्ट लड़की की समझ से बाहर था। वो सकपकाई सी सबका मुंह देखती रही।